नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज शिक्षक भर्ती को लेकर जो पूरक रिजल्ट वाले वेट कर रहे हैं कि कब आ जाएगा, क्या होगा, तो आज हियरिंग हुआ, उस पर बातचीत करेंगे। कभी भी आ सकता है आपका पूरक रिजल्ट। मेरे साथ आपसे बता दें, आप सबका सबसे चहेता और जाने माने पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर हैं। इनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय से विद्यार्थी वेट कर रहे हैं कि अब पूरक आ जाएगा, अब आ जाएगा, क्या उम्मीद है भैया? देखिए, सबसे पहले बहुत दिनों के बाद छात्रों को एक था कि सर का बहुत दिन से वीडियो इस टॉपिक पर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले उन तमाम छात्रों को हम ये पहले धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने बहुत ही धैर्य और असीम विश्वास बना के रखा है। इसके लिए आप लोगों को हमारे तरफ से विशेष तौर पर धन्यवाद। अब काम की बात आप ये समझिए कि ये जो केसेस जो हम लोगों ने जो टीचर के में खास करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जो कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम माइक पर या कैमरा पर आके बहुत चीज बताने में कठिनाई होती है। क्योंकि आप कोर्ट के अंदर जज साहब से यदि एडवांस में कोई चीज आप फ्लैश करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट केस पर और कोर्ट पर पड़ता है कि आप डिसीजन से पहले कोई चीज बयान ना दे। तो ज्यादा मैंने सारे चीजों का ख्याल रखा जाता है ताकि चाहे बीपीएससी के जो एडवोकेट साहब हैं, आपके बात करने के तरीका से कोई वो पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले ही तैयार होते हैं। तो कोर्ट का इस सब वजह से बहुत सारी बातों को हमको ये करना पड़ा। अब मैं उन छात्रों को, देखिए, आज एक टीचर के संबंध में बहुत सारे केसेस हुए हैं, ग्रुप बना के बहुत सारा चीज को, तो कमोबेश जितने भी वकील हैं सभी हम लोगों का एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे को हम लोग हेल्प भी करते हैं कि आपने इस टॉपिक पर क्या रिसर्च किया है, चाहे वो किसी भी ऑफिस, मतलब मिलजुल के सभी लोगों से हम लोगों का इंटरनली ये कि भाई कोई भी केस में जो भी स्ट्रेटजी, तो सभी लोगों में आम सहमति हम लोगों ने बनाया कि भाई पहले एक केस को हम लोग देख लेते हैं कि एक केस में यदि वो किसी कारण से यदि फेल किया तो आखिर वो जज साहब को कौन सा ऐसा पॉइंट लगा जिसको वो पकड़ के वो किए, तो दूसरा केस में हम लोग उसको बहस के दौरान उसको सुधार करके ये करते हैं। यदि एक केस निकल गया तो उसी में हम लोग जो है सो अन्य केसों को सेम ऑर्डर दिखा के जो सेम चीज है, अब वो ऑर्डर उसको लिखाना नहीं पड़ेगा, इसको सुन लिया जाए। बहुत सारे छात्रों के बीच में कंफ्यूजन होता है, एक केस में तो सुनवाई हुआ, हम लोगों का केस में कुछ नहीं हुआ। तो एक एक बच्चे को, चूंकि जब आप बोलते हैं तो उन लोगों को एक जिज्ञासा कि हमारे केस पर ध्यान है कि नहीं है। तो ये, और बहुत लोग इंडिविजुअल कॉल भी करते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाता है इन लोगों को संभालना। इसी वजह से मैं थोड़ा सा परहेज किया इस बीच में आने से, क्योंकि जब कभी भी केस पर आप काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, यहाँ तर्क पर चलता है। आज पूरे बहस के दौरान जो पॉइंट जज साहब के सामने रखा गया, उनका ये कहना था कि आप कह रहे हैं कि रिजल्ट जो सप्लीमेंट, जितना रिजल्ट जितनी की वैकेंसी थी, मूल बात मैं बता रहा हूँ, तो जितने की वैकेंसी थी उतना वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आया, तो आखिर बकाया रिजल्ट जो रखा गया वो किस आधार पर रखा कि क्या जितना का विज्ञापन निकला उतना विज्ञापन से कम यदि रिजल्ट देता है तो उसके क्या प्रावधान है। तो यहाँ आपको कानूनी तौर पर सारे चीजों को बताना होगा कि यहाँ पर विज्ञापन निकला, विज्ञापन के आलोक में बीपीएससी ने काम किया कि नहीं, कि वो कुछ और अलग काम किया। नियमावली तैयार करती है सरकार, उस नियमावली के अधीन काम हुआ, विज्ञापन निकला कि नहीं, बहुत सारे चीजों का ये विवेचना हुआ। मूल रूप से जज साहब आज बहस के दौरान लगभग मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि 2 घंटे, 1.5 और 2 घंटे, 2 घंटा चला, 2 घंटा केवल इसी पर बहस चला। आज मुख्य रूप से 2 केस टेकअप हुए। एक केस ऐसे अभ्यर्थी जो उम्र के लिहाज से, जिनको उम्र का क्राइटेरिया था, तो उन लोगों पर कि भाई इन लोगों को टीआरई सेकंड में नहीं दिया था, टीआरई 1 में इन लोगों को मौका मिला था, इसमें इन लोगों को थर्ड में मिलना चाहिए। तो इस केस की सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा कि देखिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिला था, तो जितने भी पेटिशनर हैं, कुछ लोग जो है सो 10 साल का जो रिलैक्सेशन मिला था उन लोगों के लिए खास करके, फिर हम सप्लीमेंट्री वाले को भी बताएंगे। तो उस केस में उन्होंने कहा, जो आज 32 नंबर सीरियल पर वो केस की सुनवाई हुई थी, तो हम लोगों के केस में यही चीज था कि कुछ और भी 4-5 उसके साथ देखेंगे विथ करके, मुझे लगता है 8-10 ग्रुप था, तो सभी को एक साथ मर्ज किया गया था, जिस पर उनका जज साहब का कहना हुआ कि ऐसे पेटिशनर जिनका उम्र 47 से ऊपर है, ऐसे लोगों को रियायत मिलने की संभावना कम है।
उनका मतलब जिनका 47 से ऊपर 47 से ऊपर है, और उन लोगों का पिटीशन में आप अलग बनाइए, उनका एक अलग होना चाहिए, क्योंकि आप मिक्सअप कर देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। जज साहब का करना था। तो बहुत सारे पिटिशनर का ऐसा था कि जो इनका ग्रुप में, चूंकि वो सेपरेट केस कर नहीं पाते हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, उतनी फीस कहाँ से लेंगे, यहाँ 4000, 5000, 6000, 7000 इत्यादि करके बच्चों ने जमा करके दिया। तो मजबूरी थी वकील साहब सबों के साथ, जो अन्य जो वकील साहब सब थे उन्होंने किया। तो 47 से नीचे का जितना भी पिटिशनर था, उन लोगों के बारे में कहा कि ठीक है। तो 16 तारीख को उस पर उन्होंने कहा कि आप लोग सारे चीज को अलग अलग करके गुत्थी को सुलझा के दिए, ताकि हम डिसाइड कर पाए। और हम लोगों ने कहा कि 19 से एग्जाम है, इसीलिए उन्होंने कहा कि 16 तारीख को उसको डिसाइड कर देंगे कि इन लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं। तो उम्र के लिहाज से जितने लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, तो हम लोगों ने उस पर, हम लोगों को सफलता ये मिली कि 19 से पहले यानी 16 तारीख को संभवतः उस पर उन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा कि आपको अलाउ किया जाता है या आपको अलाउ नहीं करती है हाईकोर्ट, वो चीज क्लियर हो जाएगा, ये इशू। अब सप्लीमेंट्री के एक यहाँ रोकेंगे, जैसे उम्र में अगर छूट मिलता है, जो आप 47 साल बताए उससे नीचे वालों का, तो क्या केवल जो पिटिशनर बने हैं उनको मिलेगा या सभी को मिल सकता है? क्या अभी इस बिंदु पर जो पिटिशनर बने होते हैं उन लोगों के प्रति कानून, माने ये लॉ एक्ट नहीं कहता कि आप हमारे दरवाजे पर आए, कोर्ट पर आप आए, यानी कि आप सजग व्यक्ति हैं, तो पहले उन लोगों को दी जाती है। मास लेवल पर इस तरह की बातें नहीं की जाती, परंतु उम्र वाला में यदि मिलता है तो वो एक क्राइटेरिया दी जाती है कि भाई उम्र में जितने भी लोग आ रहे हैं, यदि अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं तो एक जनरल नोटिफिकेशन निकाल के जारी करके, और जो भी लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं उन लोगों को मौका दिया जाए। ऐसा भी कई बार होता है, तो उस पर अभी सर्टेनिटी नहीं है। अब दूसरी और अहम बात जो है, जो ये पूरक रिजल्ट के बारे में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, जज साहब ने क्लियर कट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो एडवोकेट हैं उनसे एक बिंदु पर मामला आज फंसा। कहा कि आप एक चीज बताइए कि रिजल्ट को आप जो विज्ञापन टीआरई 1 में जो आपने निकाला था, तो उसके बच्चे को यदि आपको रिजल्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि किसी कारण से आप कह रहे हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले, कोई जैसे क्वालिफिकेशन जो था, किसी का रिजल्ट मान लीजिए पेंडिंग था, उन लोगों का या बहुत लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान छूट गया, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आप देते हैं या तो पहले तो जो हम लोग के पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट है उनसे पूछा गया कि कहाँ ये प्रावधान है, किस तरीके से आप दावा करते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, कहाँ लॉ में लिखा है, या तो नियमावली में रहना चाहिए या बिहार बीपीएससी का विज्ञापन में रहना चाहिए, तो कहीं तो कुछ होगा। तो उस पर हम लोगों ने उनको माने सारे चीजों पर अवगत कराने के बाद ये हुआ। दूसरी बात, तब भी बिहार सरकार के वकील से पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपको किसने पावर दिया कि आप इस विज्ञापन का जो वैकेंसी है उसको आप अगला में मर्ज करें, कहाँ पर लिखा है, सीट खाली है तो अगला में कैसे, कौन सा नियम है, कहाँ किताब माने कौन से रूल में, कौन से कॉलम में ये बात लिखा है कि आप लेके जा रहे हैं। तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कोई ये नहीं है। तो फिर ये इधर से बोला कि फिर तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ लोगों का तो दिए, तो वो किस नियम के तहत दिए। तो बीपीएससी यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआती दौर में लड़खड़ाता हुआ महसूस ये हो रहा, डांट प्रकार हुआ, ये कहना उचित नहीं है। वो एक उनका क्वेरी था कि इस पर आप जो है सो आप बताइए कि इसका जवाब हमको अनुकूल मिलना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आप देते हैं वो कहाँ पर है, और दूसरी बात आप कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते, किस नियम के तहत है, उस पर उनको बोला गया है कल, यानी कि कल आपको बुधवार का दिन है, तो और तारीख हो गया कितना, कल 10 तारीख को 12 बजे इस केस को फिक्स रखा गया है कि आप इस इशू पर हमें बताइए। तो यानी कि सप्लीमेंट्री वाले जितने भी छात्र हैं, एक ग्रुप का जैसे ही वो डिसीजन, मान लीजिए बहुत सारे केस को हम लोगों ने इसलिए नहीं अटैच करा कि मान लीजिए कदाचित एक अंश समझिए कि वो केस यहाँ पर डिसमिस हो जाता है, सपोज वो हार जाते हैं, तो जितने भी 700-800 या 4000 स्टूडेंट हैं सभी का प्रभावित होगा। इसीलिए अभी 100 कैंडिडेट का केस को लिस्टिंग हुआ है, उस पर हम लोग पूरी पैनी नजर बना के रखे कि वो केस में मान लीजिए कौन कौन सा बिंदु आ रहा है, हम लोग तैयारी करते हैं कि भाई अगला इस बैच के जो केस को चढ़ाएंगे तो उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोग पूरा कर सके, ताकि एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप पहले देखते होंगे कि जब ट्रेन वगैरह चलता है तो पहले मालगाड़ी को चलाया जाता है, फिर पैसेंजर गाड़ी को चलाया जाता है,
तो ट्रायल में हमेशा ट्राई जो किया जाएगा तो सभी चीजों को एक ही बार में विध्वंस नहीं करना चाहिए। तो मूल रूप से यही हमारी स्ट्रेटजी है कि एक केस में यदि सकारात्मक रिजल्ट आया तो सब चीज बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर नकारात्मक हो गया तो हम सावधानी से उसको बचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए छात्रों को गुमराह होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे छात्र परेशान भी है कि सर हम लोग का केस, तो ये एक स्ट्रेटजी है कि यदि मान लीजिए चूंकि 3-4 बिंदु पर वो वहां पर आपको इमोशन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है, सिंपैथी ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है, सर्विस मैटर में आपको नियमावली दिखाना होगा, उसकी विवेचना करनी होगी किस नियम के तहत। तो ये सच पूछिए तो शुरुआती जो 2 घंटा लगा, तो जज साहब चूंकि बिहार से बाहर के आए हैं और ये सोमवार से ही चेंज हुआ, 8 दिन पहले वो उनको अलॉट ही हुआ सर्विस मैटर में, खास करके एजुकेशन से संबंधित इनके यहाँ लिस्ट बना। तो 1.5-2 घंटा के बाद उनको केस का फैक्चुअल चीज पर उन्होंने कहा कि इशू क्या है, तो समझने में ही इतना गुत्थी नहीं है। चूंकि बीपीएससी का जो विज्ञापन था, एक ही विज्ञापन में विभिन्न कैटेगरी के शिक्षकों के लिए था, जैसे प्राइमरी टीचर के लिए अलग है, उसके बाद आपको 10+2 के लिए अलग है, माने तो एक ही विज्ञापन में वो कंफ्यूजन की स्थिति में। तब उनको जब धीरे धीरे पता चला कि टीईटी का जो एग्जाम है, उसके बाद आपको बिहार में जो हम लोगों का पैटर्न है कि कैसे शिक्षा विभाग ने अपना एक नियम बनाया, शिक्षा विभाग के नियम के आलोक में बीपीएससी जो है सो अपना विज्ञापन दी, उनको कितने लोगों को सिलेक्शन करके एक मेरिट लिस्ट तैयार करके उनको दिया, विभिन्न तरह की चीजों को। तो मूल रूप से उन्होंने कहा कि आपको ये कैरी फॉरवर्ड जो आप जो कह रहे कि यहाँ का वैकेंसी पूरा नहीं हुआ, तो आप 67,000 समथिंग का जो प्राइमरी टीचर का था उतना ही रिजल्ट दिए, तो और रिजल्ट को आपको जो मर्ज कर दिए टीआरई 2 में या टीआरई 3 में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सो कहाँ पर ये आपको प्रावधान है? क्या नियम जो बना, चाहे शिक्षा विभाग ने नियम बनाकर बीपीएससी को दिया, तो उस नियमावली में कहीं पर वो चीज प्रावधान है कि आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो उसका कहीं कोई आंसर नहीं है। इस बिंदु पर मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से अभी वो घिरती हुई बीपीएससी और बिहार सरकार नजर आ रही है। तो बहुत ही सकारात्मक आज का ये पहल रहा, और मुझे लग रहा है कि कल तक एक ग्रुप का केस क्लियर होगा। जैसे ही इसमें यदि क्या मुझसे यदि आप पूछेंगे तो मुझे बहुत ही सकारात्मक रुख लग रहा है। मतलब विद्यार्थी उम्मीद करें बहुत खुशखबरी वाला खबर आ सकता है, पहले कह देने से थोड़ा सा उचित नहीं होगा। तो इतना जानिए कि उम्मीद से बेहतर परिणाम की हम लोग उम्मीद करते हैं। कल एक बहुत ही सुखद खबर उन छात्रों को मिल सकती है जो सप्लीमेंट्री का इंतजार लगाए बैठे हैं, और कल के बाद उन छात्रों का जो जिनका एज वाले का तो 16 को, और वो छात्र जो छात्रों का जो सप्लीमेंट्री में जिनका आज मान लीजिए इस बहस में इस केस को टैग नहीं किया गया है, तो बहुत जैसे ही इस पर डिसीजन कुछ आ जाएगा, तो उसके बाद मान लीजिए नकारात्मक हुआ तो फिर बेहतर तरीके से उसमें पिटीशन में सुधार करके की जाती। जैसे कि उन्होंने अभी बहस के दौरान एक फंसने वाला पॉइंट ये लगा कि आप लोग जो सिलेक्शन जो हुआ है उसको क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो विज्ञापन के बाद बहुत सारे संशोधन करके इसमें नए नए चीजों को लाए, तो होल सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी चैलेंज्ड, क्योंकि कैंसिल हो सकता है। उनका कहना था कि आप जो अभी आप डिमांड जो कर रहे हैं कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो आप मांग रहे हैं, सो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को ही चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अनियमितता बरती गई है। तो पेटिशनर की तरफ से ये बातें रखी गई कि नहीं, हम लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस जिनका हो गया उसको हमको क्या मतलब है, हमारा भी रिजल्ट होना चाहिए। हम लोगों का डिमांड यही है कि आप सप्लीमेंट, चूंकि सीट बाकी है, क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे पास है, कट ऑफ से नीचे है और क्वालिफाइंग से ऊपर है, ऐसे परिस्थिति में हमारा भी रिजल्ट पब्लिश्ड होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके हम लोगों का भी आना चाहिए। यही बिंदु पर आज का मूल बात रहा। तो जज साहब का यदि मान लीजिए कहा कि नहीं इस विधि से नहीं आपको रिलीफ मिलेगा, आप सिलेक्शन के प्रोसेस को चैलेंज कीजिए, ये बात पर यदि वो रिजिड हो गए, तो तब जो 101 आदमी का केस है वो केस डिसमिस हो जाएगा। तब तो फिर जो 400-500 लोगों का केस है उसमें हम लोग एक सप्लीमेंट्री देके कि ये भी चीज को चैलेंज कर देंगे, तो ये केस बचा रहेगा। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इसीलिए लेकिन अभी तक के रुख से मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा और उन छात्रों का
ज्यादा चांस है जो छात्र पेटिशनर बने हैं इस केस के लिए। देखिए टीआरई 2 में पेटिशनर से कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई भी पेटिशनर है तो टीआरई 2 का जब कभी भी होगा तो सभी छात्रों को मिलेगा, वहां गुमराह मत होइएगा। लेकिन टीआरई 1 में ऐसा हो सकता है कि जो अब नए पेटिशनर बनने से भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि अब केस चल रहा है, फाइनल लिस्ट में है, तो उस पर आप लोग धैर्य बना के रखिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पेटिशनर बनिए, ये बनिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब वो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि केस का तो अपना अलग शेड्यूल पर आ गया है। लेकिन जो छात्र पेटिशनर बन गए हैं उन लोगों को वरीयता दी जाएगी और उन्हीं की सुनवाई अभी हो रही है, जिसमें अभी 101 छात्र का जो था जो पेटिशनर है उस पर आज सुनवाई हुई है। अब स्टेट गवर्नमेंट को पूछा गया है, वो जवाब देंगे। कल 12 बजे तक वो आएंगे, 12 बजे मुझे लगता है फिर 2-2.5 घंटे का बहस होगा, उसके बाद स्पष्ट जानकारी हम दे पाएंगे छात्रों को कि आखिर क्या हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कल आप 12 बजे का वेट करिएगा, फिर मैं सर से मिलूंगा और इसके बारे में नेक्स्ट जानकारी दिया जाएगा। तो जो भी पूरक रिजल्ट वाले हैं या आयु में छूट वाले हैं वो लोग इंतजार करें, जरूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि कोई और क्वायरीज हो जो सर से मैं नहीं पूछ पाया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।